सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, परिष्कार कॉलेज में आपका स्वागत। मैं सिंपल आपके साथ। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में हमने थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स को पढ़ा था, जिसमें सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं, इसके अलावा अवस्था फलन, पथ फलन क्या है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कितने टाइप के प्रक्रम हैं, हमने इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग जो अपने इस लेक्चर में टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं वो है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। हमने प्रोसेस की बात पहले कर ली थी। प्रोसेस में हमने आइसोथर्मल, आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके अलावा साइक्लिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा ऊष्मागतिकीय साम्य यानी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम लोग पढ़ेंगे। और आज का नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा और कार्य, हीट एंड वर्क। और इसके अलावा हम लोग ऊष्मागतिकी के कुछ नियम पढ़ेंगे। वैसे तो ऊष्मागतिकी के 4 नियम हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो चैप्टर है या ये जो यूनिट है, इसमें हम 2 लॉ पढ़ेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अलावा जो सेकंड यूनिट है उसमें हम दूसरे और तीसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इन टॉपिक से आए हुए क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अधिकतम कार्य व उत्क्रमणीयता को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि W मैक्सिमम यानी कि जो मैक्सिमम वर्क है वो ये होता है 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2019 में एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन, ऊष्मागतिकीय साम्य को समझाइए। ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2017 में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझाइए। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। हम लोग आगे इस लेक्चर में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ये MPPCS 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल एंड वॉट। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है, एक समदाबी प्रक्रम अर्थात अभिक्रिया जो स्थिर दाब पर संपन्न होती है। समदाबी प्रक्रम को हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि समदाबी प्रक्रम का मतलब है ऐसा प्रक्रम जो स्थिर दाब पर संपन्न होता है, अर्थात जिसमें डेल्टा P या dP इज इक्वल टू क्या हो, 0, समदाबी प्रक्रम कहलाता है। तो ऐसे प्रक्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? 3 ऑप्शन सही है और एक जो गलत कथन है या गलत स्टेटमेंट है उसको हमें बताना है यहाँ पे। तो ये 4 ऑप्शंस इसके दिए हुए हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग आगे इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस या उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो इनको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये क्या होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, उत्क्रमणीय का मतलब जो 2 दिशाओं में संपन्न होता है, बाई डायरेक्शनल हो, और अनुत्क्रमणीय का मतलब जो एक ही दिशा में हो। तो इन प्रक्रम का क्या मतलब है, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए, ये माना कि कोई एक सिलेंडर है और जिसमें गैस भरी हुई है, ये इसमें गैस भरी हुई है और इस गैस का जो प्रेशर है वो P है और ऊपर से हम इस गैस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। इस पिस्टन के द्वारा प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है उसका नाम है PA, दैट इज अप्लाइड प्रेशर। अगर इसमें P का वैल्यू जो है वो PA के इक्वल हो, यहाँ पे हमने एक कंडीशन ली है कि जो अप्लाइड प्रेशर है वो गैस के अगर प्रेशर के बराबर हो तो इस पिस्टन में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि ना तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा ना ही ये पिस्टन नीचे जाएगा। ये जिस पोजीशन पर पहले था वहीं बना रहेगा। तो अब हम लोग ये दूसरा केस ले रहे हैं, ये सेकंड केस है। इसमें क्या किया हमने
कि ये सेम सिलेंडर हम लोगों ने लिया और इसमें कोई भी गैस भरी हुई है जिसका प्रेशर है P। अब अगर इस गैस का प्रेशर जो P है वो PA के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा और गैस का एक्सपेंशन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन इसमें ये हो सकती है कि अगर PA का मान थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो ये पिस्टन नीचे की तरफ चला जाएगा और इसका कंप्रेशन या संकुचन हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन इसमें हो सकती है, यानी कि P या PA के मान में थोड़ा सा चेंज करने पर ये पिस्टन नीचे या ऊपर की तरफ जा सकता है। ये था अपना केस सेकंड। अब हम लोग केस थर्ड की बात कर रहे हैं। तो केस थर्ड में हम लोगों ने क्या किया कि गैस जो ली थी उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जो ऊपर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसके कंपैरिजन में। देखिए यहाँ पे P यानी कि गैस का प्रेशर ऊपर से अप्लाई होने वाले प्रेशर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो तेज़ी से ये पिस्टन को धक्का लगाएगा और इसका एक्सपेंशन हो जाएगा गैस का। पहले अगर वॉल्यूम इतना था तो अब वो वॉल्यूम बढ़ गया, यानी कि इसका एक्सपेंशन हो गया। तो ये जो एक्सपेंशन है वो तेज़ी से होता है, एक ही स्टेप में होता है, इसलिए इसको हम अनुत्क्रमणीय प्रसार कहते हैं। क्यों? क्योंकि वापस हमें उसी स्टेट तक लाने में या इसको दूसरी डायरेक्शन में करने में बहुत मुश्किल होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि PA का मान या P का मान थोड़ा सा ही ज़्यादा था तो हम उसको दोनों डायरेक्शंस में मूव करवा सकते हैं, लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में ऐसा नहीं होता। अगर दूसरा केस इसमें लिया जाए कि अगर PA का मान, इस केस में अगर PA का मान बहुत ज़्यादा हो P से, तो इसका कंप्रेशन हो जाएगा और ये बिल्कुल नीचे की तरफ पिस्टन आ जाएगा और जो आपकी गैस थी वो इतने वॉल्यूम में हो जाएगी। तो ये भी जो प्रोसेस होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, एक ही स्टेप में होता है, तो इसको अपन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। अब हम लोग आगे और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के डिफरेंस को पढ़ेंगे कि इनमें और क्या क्या अंतर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरी साइड है इरिवर्सिबल प्रोसेस या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। एग्जाम में इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझाइए या फिर उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या अंतर है। तो विद डायग्राम हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला डिफरेंस है, देखिए कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो धीमी गति से संपन्न होते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात की कि जब ऊपर से अप्लाई होने वाला प्रेशर कम था गैस के प्रेशर के कंपैरिजन में, तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला गया, यानी कि बहुत स्लो स्पीड, धीरे धीरे ये जो प्रोसेस हैं वो होते हैं। लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम तीव्र गति से या तेजी से संपन्न होते हैं। दूसरा डिफरेंस है, ये जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है ये परिपार्श्विक या परिवेश के साथ साम्यावस्था में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाई डायरेक्शनल होते हैं, इनको हम दोनों दिशाओं में संपन्न करवा सकते हैं। अब हम लोग थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट डिफरेंस का, कि ये जो प्रोसेस है वो छोटे छोटे स्टेप्स में होता है, छोटे छोटे पदों में संपन्न होता है, जबकि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो एक या अधिक बड़े पदों में संपन्न होता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि रिवर्सिबल जो प्रोसेस था उसमें छोटे छोटे स्टेप में वर्क हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक या अधिक बड़े पदों में ये संपन्न होता है, तेजी से उसका एक्सपेंशन हो गया या फिर कंप्रेशन हो सकता है। अब चौथा डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिरोधी बल को थोड़ा सा बढ़ाने पर ये विपरीत दिशा में हो जाता है। विपरीत दिशा में होने का मतलब ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों दिशाओं में ये संपन्न हो सकता है। लेकिन इरिवर्सिबल जो प्रोसेस है वो एक ही दिशा में संपन्न होते हैं। अब एक और पॉइंट हम लोग देख रहे हैं लास्ट, कि उत्क्रमणीय जो प्रक्रम है उसमें अधिकतम मात्रा में कार्य प्राप्त होता है, जबकि जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है उसमें जो कार्य है वो कम मात्रा में प्राप्त होता है। इस पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसको हम आगे स्लाइड्स में समझेंगे। तो अब हम देखिए आगे चल रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था, सेकंड टॉपिक, ऊष्मागतिकीय साम्य या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, देखिए कि एक विलगित तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम, हमने 3 टाइप के सिस्टम्स पढ़े थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जिसमें सराउंडिंग के साथ ना तो पदार्थ का आदान प्रदान होता है, ना ही ऊष्मा का, वो जो तंत्र है वो विलगित तंत्र कहलाता है। तो एक विलगित तंत्र जिसमें तंत्र के अवस्था गुण का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम समय के साथ परिवर्तित न हो तो उसे ऊष्मागतिक साम्य में कहा जाता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो
सराउंडिंग के साथ न तो ऊष्मा का आदान प्रदान करता है न पदार्थ का, और जिसके ये जो अवस्था गुण है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, वो भी समय के साथ परिवर्तित नहीं होते, मतलब जो कांस्टेंट रहते हैं, उसे हम ऊष्मागतिक साम्य में कह सकते हैं। तो देखिए ऊष्मागतिक साम्य जो है उसमें ये 3 टाइप के इक्विलिब्रियम हैं, ये आते हैं। तो सबसे पहले है ऊष्मीय साम्य यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। दूसरा है रासायनिक साम्य यानी कि जो आपका सिस्टम है उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। और तीसरा है यांत्रिक साम्य यानी कि आपका जो सिस्टम है उसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। अब इन तीनों का क्या मतलब है इसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए ऊष्मीय साम्य का मतलब है कि तंत्र में ताप सभी तरफ क्या हो, समान, यानी कि पूरे सिस्टम का टेम्परेचर एक जैसा हो। रासायनिक साम्य का देखिए क्या मतलब है कि तंत्र का जो संगठन है, कंपोजिशन, वो सभी तरफ समान होना चाहिए। और यांत्रिक साम्य का मतलब है कि तंत्र जो है वो परिसीमा के साथ पदार्थ का आदान प्रदान न करे, पदार्थ का आदान प्रदान नहीं कर रहा और यहाँ पे ऊष्मा का भी आदान प्रदान नहीं कर रहा, यानी कि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। और अवस्था गुण, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये भी सब क्या होने चाहिए, समान। तो उसको हम सिस्टम को बोलते हैं कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में या ऊष्मागतिक साम्य में है। तो ये था आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या ऊष्मागतिक साम्य। अब हम लोग देखिए आगे चल रहे हैं। तीसरा जो टॉपिक था अपना वो था कार्य व ऊष्मा, हीट एंड वर्क। तो ये जो हीट एंड वर्क है ये दोनों के दोनों ऊर्जा के ही रूप हैं, ये दोनों ही ऊर्जा के रूप हैं। देखिए इसको हम समझते हैं कि कार्य व ऊष्मा दोनों ही एक निकाय से दूसरे निकाय में ऊर्जा स्थानांतरण की पद्धति है। किस तरह से ये ऊर्जा स्थानांतरण की पद्धति है एक निकाय से दूसरे निकाय में, इसको हम डेली लाइफ के एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमारे घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, मशीन्स होती हैं, जिनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं और उससे मैकेनिकल वर्क होता है और कुछ अमाउंट में हीट रिलीज होती है। यानी कि जो हम एनर्जी बाहर से उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं उससे उनने यांत्रिक कार्य किया और कुछ जो ऊर्जा थी वो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो गई। यानी कि ऊर्जा 2 रूपों में परिवर्तित हो गई, एक तो कार्य और एक ऊष्मा। इसीलिए हमने ऊर्जा को, इन दोनों को ऊर्जा का ही रूप माना है। जिस तरह से ऊर्जा की यूनिट कैलोरी, जूल में हम ले सकते हैं, उसी तरह से कार्य और ऊष्मा की इकाइयाँ भी कैलोरी और जूल में हो सकती हैं। अब देखिए आगे कि ऊष्मा जो है वो निकायों के मध्य ऊर्जा का ऊष्मागतिक स्थानांतरण होता है। इसके अलावा जो कार्य है वो निकायों के मध्य ऊर्जा का यांत्रिक स्थानांतरण है। और ऊष्मा व कार्य दोनों ही पथफलन हैं। हमने 2 टाइप के फंक्शंस पढ़े थे, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, और पाथ फंक्शन या पथ फलन का मतलब होता है जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करके पथ पर निर्भर करते हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऊष्मा और कार्य दोनों ही पथ फलन हैं। अब देखिए आगे कि जो मात्रक हैं इन दोनों के वो जूल या कैलोरी में हो सकते हैं, और इनमें आपस में एक रिलेशन भी होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल के इक्वल होता है। कभी भी कैलोरी को हमें जूल में कन्वर्ट करना हो या जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो इस रिलेशन से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बात थी कार्य और ऊष्मा की। अब वर्क को हम कैलकुलेट कैसे करें, तो उसके लिए फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे आगे। देखिए कि जो उससे पहले हम लोग एक्सपेंशन वर्क को समझ लेते हैं कि एक्सपेंशन वर्क या प्रसार कार्य का क्या मतलब होता है। एक्सपेंशन वर्क के साथ साथ हम लोग संकुचन कार्य या कंप्रेशन वर्क को भी देख लेंगे। तो देखिए ये एक सिलेंडर है और जिसमें कोई भी गैस भरी हुई है और इसका प्रेशर है P, और हमने मान लिया कि इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है, स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है वो है V1। अब मान लीजिए कि गैस का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा और वॉल्यूम V1 से चेंज हो जाएगा और जो हो गया V2, और इसका एक्सपेंशन हो गया, यानी कि V2 इज़ ग्रेटर देन V1, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए आयतन में वृद्धि हुई जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रसार या एक्सपेंशन, और इस एक्सपेंशन में जो वर्क किया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन वर्क या प्रसार कार्य। अगर इसी को हम रिवर्स प्रोसेस इसी का लें, कैसे कि मान लीजिए कि जो गैस का प्रेशर है वो तो जो है वो P है ही,
हम ऊपर से जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसका मान बहुत ज़्यादा है P के कंपैरिजन में, तो क्या होगा कि ये पिस्टन नीचे की तरफ चला जाएगा और इसका प्रसार होने की बजाय संकुचन हो जाएगा और वॉल्यूम पहले से कम हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो V1 है वो ग्रेटर देन होगा किसके, V2 से, और इसको हम बोलेंगे संकुचन, और संकुचन में जो वर्क किया जाएगा वो हो जाएगा कंप्रेशन वर्क या संकुचन कार्य। तो ये आपका प्रसार कार्य। अब देखिए वर्क का कैलकुलेशन, जो हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे कि फॉर्मूले को कैसे डिराइव करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए इसके लिए वही हमने एक सिलेंडर लिया है जिसमें हमने मान लिया कि कोई भी आइडियल गैस भरी हुई है, और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया xi, या ये जो लंबाई है इसकी, इसको हमने मान लिया xi, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए अगर ऊपर से हम प्रेशर को अप्लाई करें जिसको हमने नाम दिया P एक्सटर्नल, मतलब बाह्य प्रेशर, ऊपर से हमने इस पर प्रेशर को अप्लाई किया है, कुछ वजन हमने यहाँ पे रख दिया, मान लिया कोई m ग्राम की ईंट या कोई पत्थर इस पे रख दिया, तो क्या होगा, ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा। अब ये पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, और पहले अगर ये डिस्टेंस उसकी डिस्प्लेसमेंट xi था तो अब वो डिस्प्लेसमेंट xf हो जाएगा, वो पहले से क्या हो गया, कम। अब इसके लिए हम लोग वर्क को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, यानी कि ऊपर से कितना फोर्स लग रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से अगर फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी हो तो प्रेशर में एरिया का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो बल बराबर आ गया P इंटू ए, इसको हम यहाँ ले गए, तो P इंटू ए इज इक्वल टू फोर्स। समीकरण 1 और 2 से, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे F की जगह या फोर्स की वैल्यू को P इंटू ए पुट कर देंगे और अपने पास ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। कार्य, ये जो कार्य था, बल की जगह क्या रख दिया हमने, P इंटू ए, और dx मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना चेंज हुआ है उसकी डिस्टेंस में, वो यहाँ पे हमने रख दिया। अब देखिए, अब इनकी हम वैल्यूज़ को आगे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो dx जो था उसको हमने कैलकुलेट किया x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो ये हमने वैल्यू को पुट किया यहाँ पे, a का अंदर मल्टीप्लाई करके axf माइनस axi, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये है क्षेत्रफल इंटू लंबाई, इसको हमने नाम दे दिया वॉल्यूम। तो ये फाइनल वॉल्यूम माइनस ये क्षेत्रफल इंटू इनिशियल लंबाई, तो ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम, और इसका जो डिफरेंस है वो हो जाएगा डेल्टा V या dV। तो हमारा जो कार्य है डेल W इज इक्वल टू PdV कैलकुलेट होके आ गया। अब ये जो कार्य है वो प्रसार और संकुचन दोनों के लिए जो इसके साइन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो IUPAC के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो देखिए IUPAC के अकॉर्डिंग जो प्रसार कार्य है वो ऋणात्मक होता है, यानी कि प्रसार कार्य के लिए डेल W इज इक्वल टू माइनस PdV, लेकिन अगर संकुचन कार्य है तो वो होगा प्लस PdV, यानी कि उसको हम पॉजिटिव लेंगे। इसको साइन कन्वेंशन को हम आगे भी समझेंगे, ऊष्मागतिकी का जब हम लोग फर्स्ट नियम पढ़ेंगे इसको कैसे अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स पे, वहाँ पे हम लोग सीखेंगे। अभी यहाँ तक आप इतना याद रखिए कि IUPAC के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंशन वर्क है वो नेगेटिव होता है। ठीक, अब हम लोग उत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में आगे काम आएगा। तो किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए ये W रिवर्सिबल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 PdV। अब ये कैसे आया इसको हम थोड़ा सा समझ रहे हैं कि देखिए जब हम प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व बनाते हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जैसा कि हम जानते हैं आइडियल गैस में P और V के लिए ये कर्व हमें प्राप्त होता है। तो अगर P1 प्रेशर पे हमने वॉल्यूम को मान लिया V1, यहाँ पे प्रेशर था P1 और उस पर वॉल्यूम मान लिया V1, और P2 प्रेशर पे जो वॉल्यूम था वो हमने मान लिया V2, तो इसमें जो वर्क डन होगा वो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो कर्व बना है या ये जो एरिया है इसके इक्वल होगा, P और V के क्षेत्रफल के बराबर होगा।
W रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य, क्योंकि उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो कार्य है वो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में होता है। तो जो टोटल वर्क है वो हम इंटीग्रेशन से लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे V1 से लेके V2, ये लिमिट लगाई V1 से V2, और PdV हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि प्रेशर और dV वॉल्यूम का डिफरेंस। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए PV बराबर nRT आइडियल गैसेस के लिए होता है। P का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला nRT अपॉन V, और nRT अपॉन V का मान इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए ये आ गया W रिवर्सिबल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि हम एक्सपेंशन वर्क को यहाँ पे देख रहे हैं, V1 टू V2 nRT अपॉन V इंटू dV। अब देखिए आगे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले कांस्टेंट जो वैल्यू है इसको हमने बाहर निकाल लिया, n गैस के मोल, R गैस नियतांक, इसकी फिक्स वैल्यू है, R का मान 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। अलग अलग यूनिट्स में इसकी वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, ज़्यादातर हम लोग ये वैल्यू काम में लेते हैं। तो R का ये वैल्यू हो गया। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो W रिवर्सिबल बराबर माइनस nRT इंटीग्रेशन V1 से V2 और dV अपॉन V। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन x इज इक्वल टू ln x होता है। तो इस फॉर्मूले से हम dV अपॉन V का इंटीग्रेशन करेंगे जो आगे ln V आ जाएगा। तो देखिए 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर ln x, तो W रिवर्सिबल बराबर उसका इंटीग्रेशन हो गया ln V, और हमने लिमिट लगा दी, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ln V2 माइनस ln V1, इसको सॉल्व करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ln में एक फॉर्मूला होता है कि ln A माइनस ln B बराबर, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसको हम लिख सकते हैं ln A अपॉन B। तो इसी तरह से हो जाएगा ln V2 अपॉन V1। तो देखिए अगले स्टेप में W रिवर्सिबल बराबर माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। अगर इस ln को लॉग में कन्वर्ट करना हो, यानी कि e की बेस को 10 की बेस में लिखना हो, तो 2.303 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो W रिवर्सिबल बराबर माइनस 2.303 nRT लॉग V2 अपॉन V1। ये आ गया उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य। तो इस फॉर्मूले को आगे हम यूज़ करेंगे। कभी अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि अधिकतम कार्य की गणना कीजिए, तब भी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? अभी हमने डिफरेंस में पढ़ा था कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो कार्य होता है वो अधिकतम प्राप्त होता है, उसको हम आगे अभी देखेंगे कि वो कैसे होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, W रिवर्सिबल का माइनस 2.303 nRT लॉग V2 अपॉन V1, या इसको हम माइनस PdV से डिराइव भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य को देख रहे हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य को हमने कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन जो W इरिवर्सिबल है वो होता है माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। वहाँ तो हमने इस P की जगह गैस का प्रेशर ले लिया था, लेकिन यहाँ पे जो ये प्रेशर है वो बाह्य प्रेशर, यानी कि ऊपर से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है गैस पे वो प्रेशर है। तो W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। अब देखिए हम लोग PV कर्व देख रहे हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, उससे हम लोग समझेंगे कि कैसे रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क है वो मैक्सिमम होता है। तो जो अभी डायग्राम आपके सामने बनाया था, PV कर्व बनाया है ये हमने। P1 प्रेशर पे जो वॉल्यूम है वो V1 है, और P2 प्रेशर पे जो वॉल्यूम है वो V2 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें जो वर्क होता है वो छोटे छोटे स्टेप्स में होता है। तो इसलिए जो टोटल वर्क अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो वो PV कर्व के एरिया के इक्वल होता है। W रिवर्सिबल इज इक्वल टू एरिया। तो इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो जैसा कि हम लोग कर चुके थे, V1 से V2 तक लिमिट लगाकर हमने इसको इंटीग्रेट करके वो वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इसमें हुआ क्या कि जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर था वो गैस के प्रेशर के इक्वल था, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने एक चीज़ देखी थी कि ये साम्यावस्था में होते हैं, ये अपने परिवेश के साथ साम्यावस्था में होते हैं। और साम्यावस्था में होने का मतलब ऑलमोस्ट जो ऊपर से अप्लाइड हो रहा है प्रेशर वो गैस के प्रेशर के बराबर है। तो गैस के प्रेशर के अगर बराबर है तो आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT रख के हमने उस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर हम लोग
इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये हमने पीवी डायग्राम बनाया है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, और उसके लिए हम वर्क को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए P1 प्रेशर पे अगर वॉल्यूम V1 है और P2 प्रेशर पे जो वॉल्यूम है वो है V2, तो इसके लिए जब हमें ये वर्क कैलकुलेट करना है तो हम इसके डेफिनेशन को याद रखेंगे कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में हमने देखा था कि जो कार्य है वो एक ही स्टेप में और तेजी से संपन्न होता है। यानी कि जो पिस्टन था, मान लीजिए कि गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और एकदम से तेजी से उसका क्या हो गया, एक्सपेंशन, तो जो प्रेशर है वो एकदम से अप्लाई हो गया और फटाफट से पिस्टन इस पोजीशन पे आ गया। ये भी इसका जो फाइनल प्रेशर है जब पूरा के पूरा एकदम से तेजी से प्रसार जब हो जाएगा तो P एक्सटर्नल जो है वो P2 के इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि इनिशियल प्रेशर अपना P1 था और जब उसका एक्सपेंशन हुआ तो वो प्रेशर हो गया क्या, P2। तो इसके लिए जब हम लोग वर्क कैलकुलेट करते हैं तो वो P2 इंटू ये जो वॉल्यूम का डिफरेंस है V2 माइनस V1, यानी कि ये जो एक तरह से ये जो आयत बन रहा है इसके क्षेत्रफल के बराबर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य होगा। तो अब जैसा कि हम लोग यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क हो रहा है वो इस एरिया के इक्वल है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क है उसका एरिया कम है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य होता है वो अधिकतम प्राप्त होता है। अब ध्यान रखेंगे हमेशा W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल, अर्थात उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य की तुलना में अधिकतम होता है। तो ये था उस कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अधिकतम होता है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए, 2 मोल नाइट्रोजन गैस को, यानी कि N का वैल्यू दे रखा है 2, नाइट्रोजन गैस है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एक फिक्स टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 लीटर से 20 लीटर तक समान ताप पर प्रसारित करने पर प्राप्त अधिकतम कार्य की गणना कीजिए। मैक्सिमम वर्क हम लोगों को इसमें कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा वो जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, डिराइव किया था, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उससे पहले जो जो डाटा इसमें दिए हुए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए N का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 2 मोल, T दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 हम इसमें ऐड कर देंगे और ये हो गया 298 केल्विन। अब देखिए आगे, VI इनिशियल जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है 10 लीटर और फाइनल जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है 20 लीटर। और W मैक्सिमम का ये फॉर्मूला, W मैक्सिमम या W रिवर्सिबल, इसका ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था अभी, -2.303 nRT log V2 अपॉन V1 या फिर V फाइनल अपॉन V इनिशियल। हमेशा वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, चाहे हमारा वर्क एक्सपेंशन हमें कैलकुलेट करना हो, चाहे कंप्रेशन मतलब या प्रसार कार्य कैलकुलेट करना हो या संकुचन, वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज होके साइन ऑटोमेटिक प्लस और माइनस हमें मिल जाएगा। हम हमेशा W मैक्सिमम या तो हम W बराबर -PD भी हमेशा यूज़ करेंगे, या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है तो -2.303 nRT log VF अपॉन VI। अब देखिए इस फॉर्मूले से कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आगे ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। N का मान 2 मोल दे रखा है, R की वैल्यू अभी बताई थी, R का मान 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ये होता है। इसके अलावा T का मान ये रहा केल्विन में 298 केल्विन, और इसके अलावा V फाइनल देखिए ये दे रखा है 20 लीटर और V इनिशियल दे रखा है 10 लीटर। इन सब वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो देखिए W मैक्सिमम -2.303 2 मोल 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इंटू 298 केल्विन और लॉग V2 अपॉन V1 20 अपॉन 10। अब देखिए यहाँ पे जो यूनिट्स कट रही है उनको काट देते हैं, मोल इनवर्स से मोल, केल्विन इनवर्स से केल्विन, यानी कि जो अपना आंसर आएगा अभी जो आगे हम कैलकुलेट करेंगे वो जूल में होगा। और हमें कार्य कैलकुलेट करना है, जैसा कि हम जानते हैं कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल। तो देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जब सॉल्व होगा तो ये हो गया log 2 और जूल में अपना आ जाएगा। log 2 का जो वैल्यू है वो होता है 0.3010।
कुछ वैल्यूज़ थर्मोडायनेमिक्स में लॉग की हम याद रख सकते हैं। ये जो लॉग है वो बेस 10 होता है। log 2 का वैल्यू है 0.3010। अगर log 3 लिखना है तो 0.4771, ये आगे भी काम में आएगा। और अगर log 5 की वैल्यू कहीं रखनी है हमें तो 0.6990 होती है। इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं, ये आगे काम में आएंगे। तो देखिए -2.303 इंटू 2 मोल 8.314, और ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। और इसको जब आगे और सॉल्व हम लोग करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है -3434.9 जूल। अब ये जूल है, अगर इसको किलो जूल में हमें कन्वर्ट करना है तो हम इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे और ये आंसर डब्ल्यू मैक्सिमम या अधिकतम कार्य का ये जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा -3.4 किलो जूल। तो इस तरह से हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो डब्ल्यू मैक्सिमम का ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया। अगर यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी, अगर क्वेश्चन में P1 यानी कि प्रेशर दिया हुआ हो और इनिशियल और फाइनल प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ हो, तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल के लॉ के अकॉर्डिंग, बॉयल के नियम के अनुसार P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। तो V2 अपॉन V1 की जगह हम P1 अपॉन P2 पुट कर सकते हैं, यानी कि इनिशियल प्रेशर ऊपर और फाइनल प्रेशर नीचे, और इस तरह से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है अगर कहीं पूछा जाए तो। ये था क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट पे पूछा जा सकता है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। देखिए हमने आगे नेक्स्ट जो टॉपिक था अपना वो था ऊष्मागतिकी के नियम। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ऊष्मागतिकी के 2 नियम को हम यहाँ पे इस लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी के जो 2 नियम हैं वो यूनिट सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 4 नियम है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इनका सबका अलग अलग सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। तो मान लीजिए 3 निकाय हैं, 3 सिस्टम है अपने पास, निकाय 1, निकाय 2 एंड निकाय 3। अगर जो अपना सिस्टम 1 है वो सिस्टम 2 के साथ तापीय साम्यावस्था में है, सिस्टम 1 सिस्टम 2 के साथ तापीय साम्यावस्था में है, और सिस्टम 1 सिस्टम 3 के साथ भी तापीय साम्यावस्था में है, तो सिस्टम 2 और 3 भी आपस में तापीय साम्यावस्था में होंगे। ये ऊष्मागतिकी का शून्य नियम कहता है। अब ये तापीय साम्यावस्था का मतलब क्या है कि ऊष्मा का जो प्रवाह है वो निकाय 1 और 2 के बीच में समान होता है। इसका मतलब ये है कि अगर निकाय 1 और 2 के बीच, निकाय 1 और 3 के बीच में ऊष्मा का प्रवाह समान हो रहा है और निकाय 1 और 2 के बीच में भी ऊष्मा का प्रवाह समान हो रहा है, तो निकाय 3 और 2 के बीच में भी ऊष्मा का समान प्रवाह होगा। तो ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है वो टेम्परेचर के बारे में बताता है हमें। तो ये है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। अगर कभी स्टेटमेंट पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि यदि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ तापीय साम्यावस्था में है और वो जो पहली वस्तु है वो तीसरी वस्तु के संग तापीय साम्यावस्था में है, तो वो दोनों वस्तुएं या वो दोनों तंत्र भी आपस में तापीय साम्यावस्था में होते हैं। ये इस नियम का स्टेटमेंट है। अब हम लोग आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसका गणितीय रूप लिखेंगे और इस पर न्यूमेरिकल एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, इसका क्या मतलब है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार जो ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है, मतलब वो नष्ट नहीं होती है, उसके सिर्फ फॉर्म कन्वर्ट होती रहती है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो गई वो कन्वर्ट। हमेशा ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो हमेशा नियत होगी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग। अब इस नियम का हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था जब यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है समझाइए, या फिर इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं कि निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि DE, ई जो सिंबल है वो आंतरिक ऊर्जा के लिए लिया गया है। इंटरनल एनर्जी को अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो निकाय को दी गई ऊष्मा यानी कि सिस्टम को जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो,
और उस पर किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज उसको दी गई ऊष्मा और सिस्टम पर किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन को समझ रहे हैं कि हमें W और Q के साइन क्या लेने होंगे। तो देखिए, ये आपका कोई सिस्टम है, अगर ये ऊष्मा को अवशोषित करता है तो वो Q पॉजिटिव होगा, और अगर सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है, सिस्टम पर कार्य होने का मतलब ये जो वर्क है वो कैसा है, संकुचन या कंप्रेशन वर्क। तो संकुचन कार्य हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर सिस्टम ऊष्मा को उत्सर्जित कर रहा है तो वो जो ऊष्मा होती है वो नेगेटिव होती है, और सिस्टम के द्वारा जो वर्क होता है जिसको हम एक्सपेंशन वर्क या प्रसार कार्य कहते हैं, वो भी IUPAC के अकॉर्डिंग क्या होता है, नेगेटिव। तो ये IUPAC के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। इसको हमें याद रखना है कि सिस्टम अगर ऊष्मा को अवशोषित करता है तो वो Q पॉजिटिव, उत्सर्जित करता है तो नेगेटिव, अगर सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है तो वो W पॉजिटिव, और सिस्टम के द्वारा अगर वर्क हो रहा है तो W नेगेटिव होता है। तो देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप या मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। तो DE बराबर इंटरनल एनर्जी में चेंज, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, सिस्टम को दी गई ऊष्मा, यहाँ ये पॉजिटिव लिया अपन ने, इसका मतलब ये दी गई ऊष्मा सिस्टम को, और ये हो गया सिस्टम पर किया गया कार्य, तंत्र पर किया गया कार्य। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो सिस्टम को दी गई ऊष्मा और सिस्टम पर किए गए कार्य के योग के बराबर है। तो ये सिस्टम के द्वारा अवशोषित ऊष्मा और डेल W जो है वो तंत्र पर किया गया कार्य। यहाँ पर डेल W हम लोग हमेशा -PdV यूज़ करेंगे, यानी कि डेल W का वैल्यू जब भी हमें रखना हो तो -PdV हम लोग पुट करेंगे। तो अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं कि किस तरह का न्यूमेरिकल, और कैसे हम वो IUPAC के साइन कन्वेंशन को न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करेंगे, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, अभ्यास प्रश्न, कि यदि किसी तंत्र को 300 किलोजूल ऊष्मा दी जाए या सिस्टम ऊष्मा को अवशोषित करे, दोनों का एक ही मतलब है, यानी कि ये अवशोषित ऊष्मा है 300 किलोजूल सिस्टम के द्वारा, और उसके द्वारा 210 किलोजूल कार्य किया जाए, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, यानी कि हमें DE या इंटरनल एनर्जी में चेंज यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो डेल Q का वैल्यू हमें दिया हुआ है 300 किलोजूल, इसको और सही लिखना है तो हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, क्योंकि अवशोषित जो ऊष्मा होती है वो प्लस में होती है। अब सिस्टम के द्वारा जो वर्क है वो हो रहा है 210 किलोजूल, तो सिस्टम के द्वारा जो वर्क है वो हमें लेना है क्या, नेगेटिव। और अब हम लोग ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का जो फॉर्मूला था, जो भी हमने पढ़ा था, DE बराबर डेल Q प्लस डेल W, हमेशा आगे हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। आप लोग इसे याद रखेंगे कि यहाँ पे माइनस प्लस साइन अकॉर्डिंगली हम लोग यूज़ कर लेंगे कि सिस्टम पर वर्क हो रहा है कि सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, वो वैल्यूज़ में हम लोग चेंज कर लेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग आगे यूज़ करेंगे कि DE बराबर डेल Q प्लस डेल W। तो देखिए, अब इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। डेल Q का मान है 300 किलोजूल और डेल W की वैल्यू है -210, और इसको सॉल्व करने पर 90 किलोजूल जो आंसर है वो आ जाएगा। यानी कि अगर कोई सिस्टम को हम 300 किलोजूल ऊष्मा दे रहे हैं और उसके द्वारा 210 किलोजूल कार्य किया जा रहा है, तो हमें वैसे तो देख के ही पता चल रहा है कि जो 90 किलोजूल ऊष्मा है वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में चेंज के बराबर होगी, लेकिन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से भी हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आंतरिक ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ में जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो इंटरनल एनर्जी का या आंतरिक ऊर्जा का, इसको हम इंटरनल एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए, इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल E या U, दोनों में से कोई भी सिंबल हम लोग इसको डिफाइन करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। अब आगे देखिए कि जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन हो सकती है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, और ये n मतलब पदार्थ की मात्रा या पदार्थ के मोल, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। अब अगर हम बंद सिस्टम के लिए बात करें या क्लोज सिस्टम के लिए हम लोग बात करें, तो ये इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, क्योंकि वहाँ पे ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाती है, और कोई भी दो वेरिएबल्स को लेके हम इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं।
अब आगे देखिए n पदार्थ की मात्रा, जैसा कि पहले बता दिया। अब अगर इसकी डेफिनेशन देनी हो इंटरनल एनर्जी की, तो किसी पदार्थ में अणुओं के स्थानांतरण, कंपन, घूर्णन, इलेक्ट्रॉन, नाभिकों की जो कुल ऊर्जा होती है उसको हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ है उसमें ये सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, जो उसमें निहित होती है। किस किस की वजह से हो सकती है? उसमें कंपन होने की वजह से, घूर्णन, रोटेशंस होने की वजह से, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाभिक है उसकी वजह से जो टोटल जो एनर्जी है उनका सम इंटरनल एनर्जी कहलाती है। तो देखिए ई टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के सम के इक्वल होती है। जहाँ पे ER जो है वो घूर्णन ऊर्जा या रोटेशनल एनर्जी है, EV जो है वो कंपन ऊर्जा या वाइब्रेशनल एनर्जी, EE इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एंड ET स्थानांतरण ऊर्जा या ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। अब इसमें ये एक बात हम लोगों को ध्यान रखनी है कि जो ETA या स्थानांतरण ऊर्जा है ये नॉन क्वांटाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये क्वांटीकृत नहीं होती है और इसका मान भी बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको यहाँ से नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं और हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल ऊर्जा है किसी भी पदार्थ की वो E वाइब्रेशनल प्लस E रोटेशनल प्लस E इलेक्ट्रॉनिक के इक्वल होती है। यहाँ पे ये बताया गया है कि इसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है। अब हम लोग देखिए आगे चल रहे हैं, आंतरिक ऊर्जा की हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि आंतरिक ऊर्जा की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए ये एक अवस्था फलन है। अवस्था फलन होने का मतलब इसका जो मान है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर हमें डेल्टा E या DE कैलकुलेट करना हो तो E2 माइनस E1 से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। ये एक मात्रात्मक गुणधर्म है, अर्थात इसका जो मान है वो मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे अगर हमने 5 मोल किसी पदार्थ के लिए लिए तो उसके लिए आंतरिक ऊर्जा का मान अलग होगा, लेकिन अगर हम लोग 10 मोल की बात करें किसी पदार्थ के लिए तो उसके लिए आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी की वैल्यू अलग होगी। इसका जो मान है वो पदार्थ की मात्रा से चेंज होता है, इसलिए ये एक मात्रात्मक गुणधर्म है। अब देखिए ये क्या है कि किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए आंतरिक ऊर्जा में अगर हम चेंज देखें तो वो 0 के बराबर होता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए सारे के सारे अवस्था फलन में परिवर्तन 0 के बराबर होते हैं। बस इसमें 2 कंडीशंस हैं, डेल W इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 और डेल Q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कार्य और ऊष्मा का मान में परिवर्तन भी 0 के बराबर हो, लेकिन अवस्था फलन में परिवर्तन 0 के बराबर इसमें होता है। साइक्लिक प्रोसेस, यहाँ पे ये जो साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए। अब देखिए आगे हम लोग चल रहे हैं, इसका जो SI मात्रक है वो है जूल, क्योंकि ये ऊर्जा का रूप है आंतरिक ऊर्जा, तो जूल, कैलोरी, किलो जूल, किसी में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एंथैल्पी की। तो जो इंटरनल एनर्जी का साइन था या सिंबल था वो था कैपिटल E, लेकिन यहाँ पे जो एंथैल्पी है इसका सिंबल है कैपिटल H। तो H जो है वो E प्लस PV के इक्वल होता है, यानी कि अगर हमें इसकी डेफिनेशन देनी हो तो आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन ऊर्जा का योग एंथैल्पी कहलाता है। किसी तंत्र की एंथैल्पी उसकी आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अब ये टर्म जो एंथैल्पी है वो आई कैसे और क्यों आई, इसको हम लोग आगे देख रहे हैं। तो देखिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जैसा कि हम जानते हैं कि DE बराबर डेल Q प्लस डेल W होता है, जहाँ पे डेल W माइनस PdV है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और इस इक्वेशन में हमने वैल्यू को पुट कर दिया डेल W की माइनस PdV। अब देखिए अगर इसको 2 कंडीशंस में हम लोग लें, एक बार तो हमने इसको ले लिया जब वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उस प्रोसेस को हम सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं। इस प्रोसेस को हम समायतनिक प्रक्रम कहते हैं, और वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो dV की वैल्यू 0 के बराबर होती है, और अगर dV 0 के बराबर हो तो ये पूरा के पूरा 0 हो गया, यानी कि जो dV 0 हुआ तो DE बराबर डेल Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि स्थिर आयतन पर जो ऊष्मा होती है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। कभी भी हम ऊर्जा की बात करेंगे स्थिर आयतन पे तो वो आंतरिक ऊर्जा से हम उसको रिलेट करेंगे, क्योंकि डेल Q एट कांस्टेंट B बराबर DE, ये अभी हमने यहाँ से प्रूव किया है। अब हम लोग एंथैल्पी के लिए देखिए क्या करते हैं कि अगर हम इसको कांस्टेंट प्रेशर पे लें, कांस्टेंट प्रेशर होने का मतलब कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है P ये फिक्स हो गया, ये क्या है, कांस्टेंट। तो देखिए क्या होगा
कि ये हमने डेल क्यू एट कांस्टेंट पी, ये एक सिंबल लगा दिया, इस तरह से लिख दिया, और डी ई जैसा कि हम लोग जानते हैं E2 माइनस E1 हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये एक अवस्था फलन है। तो इसी इक्वेशन में हमने क्या किया है कि डी ई के बराबर में लिख दिया E2 माइनस E1 जो इसके बराबर है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो E2 माइनस E1 बराबर डेल क्यू एट कांस्टेंट P माइनस PdV, ये अपने पास निकल के आ गया। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसका यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे पक्षांतरण, तो ये इक्वेशन अपने पास निकल के आ जाएगी कि डेल क्यू एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस P V2 माइनस V1। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये E2 और यहाँ पे ये है PV2, प्लस का साइन के साथ इधर आ जाएगा, और यहाँ से और इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको हम लिख देंगे E1 प्लस PV1। तो देखिए ये स्टेप अपने पास निकल के आएगा। अब डेल क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, ये एक टर्म आ गई अपने पास निकल के, और एक ये टर्म निकल के आ गई। तो इसको तो हम बोलते हैं H2 और इसको हम बोलते हैं H1, क्योंकि यहाँ पे ये सिंबल 2 है तो इसको हमने नाम दे दिया H2, और यहाँ पे ये सिंबल 1 है तो इसलिए इसको नाम दे दिया H1। तो कांस्टेंट प्रेशर पे एक नई टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है जिसको हम एंथैल्पी कहते हैं, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो ऊष्मा होती है डेल क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर वो DH या डेल्टा H के इक्वल होती है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो हमें याद रखने हैं कि डेल क्यू एट कांस्टेंट V इज इक्वल टू DE और डेल क्यू एट कांस्टेंट P यानी कि स्थिर दाब पर जो ऊष्मा है वो एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर, और स्थिर आयतन पर जो ऊष्मा है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। इनको हम आगे जब ऊष्माधारिता को पढ़ेंगे तब इनको हम अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए अब हम लोग जो एंथैल्पी हम लोगों ने पढ़ी इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं। एंथैल्पी जो है यानी कि H वो भी एक अवस्था फलन है। हम लोग डेल्टा H को अगर कैलकुलेट करना हो तो H2 माइनस H1 करके निकाल सकते हैं, यानी कि इसका भी जो मान है वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। इसके अलावा ये मात्रात्मक गुणधर्म है, इसका मान भी पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करता है, इसलिए ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इसका भी मात्रक जो है वो होता है जूल, क्योंकि ये भी एनर्जी का एक फॉर्म है। तो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, कोई भी यूनिट में या कोई भी मात्रक में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है, और ये जो फॉर्मूला है इसको अब हम लोग 3 टाइप से कैसे लिखेंगे वो आप लोग देखिए एक बार। ये जो H बराबर E प्लस PV अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, अगर इसमें हम लोग डिफरेंस लिखें DH बराबर किसके हो जाएगा DE प्लस DPV के, और एक बार प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट ले लें और एक बार वॉल्यूम को, तो देखिए ये इक्वेशन अपने पास निकल के आती है DH बराबर DE प्लस PdV प्लस VdP। किया गया हमने, एक बार प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया और एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया, तो ये इक्वेशन अपने पास निकल के आ गई। अब अगर इस कंडीशन को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे लें, कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेने का मतलब ये टर्म यहाँ से क्या हो जाएगी गायब, क्योंकि dV बराबर क्या हो गया 0, तो DH बराबर अपने पास ये निकल के आ गया DE प्लस VdP। इसी तरह अगर इसको हम कांस्टेंट प्रेशर पे लें तो वो वैल्यू क्या हो गई 0 के बराबर, और अपने पास कांस्टेंट प्रेशर पे जो वैल्यू है वो ये निकल के आ गई DE प्लस PdV। अब देखिए एक तीसरी टर्म और यहाँ पे है कि DH बराबर DE प्लस डेल्टा NG इंटू RT। ये कैसे आई, जैसा कि हम लोग जानते हैं PV बराबर क्या होता है nRT आइडियल गैस के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं DH इज इक्वल टू DE प्लस D, PV की जगह हमने क्या लिख दिया nRT। R तो यहाँ पे गैस नियतांक है ही, अगर टेम्परेचर भी क्या हो कांस्टेंट तो सिर्फ जो चेंज होगा वो नंबर ऑफ मोल्स में होगा, और ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा DH बराबर DE प्लस डेल्टा NG RT। इसको हम न्यूमेरिकल्स के लिए काम में ले सकते हैं। आगे हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। यहाँ पे डेल्टा NG का मतलब है कि उत्पादों के गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसीय अभिकारक के मोल, यानी कि उत्पाद के मोल में से हमें अभिकारक के मोल को माइनस करना है, लेकिन वो गैसीय होने चाहिए, गैसीय फेज में होने चाहिए। तो देखिए अब इस फॉर्मूले पे हम लोग एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं। आगे एक क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए
DE व DH में सही संबंध है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि DE और DH में हमें रिलेशन बताना है। एक रिएक्शन आपके सामने दी हुई है, ये रिएक्शन N2 + 3H2 और इससे बन रहा है 2NH3। सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसमें गैसियस फेज में है। तो 4 ऑप्शंस हमारे सामने दिए गए हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो हम लोग डेल्टा Ng इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए डेल्टा Ng क्या होता है, अभी बताया था Np - Nr गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसीय अभिकारक के मोल। उत्पाद में दे रखे हैं 2 मोल्स माइनस अभिकारक यहाँ पे 1 और ये 3 और 1 4 यानी कि 4, तो ये आ गया -2। अब जब ये -2 निकल के आ गया और हम लोग रिलेशन जानते हैं कि डेल्टा H या DH बराबर DE + डेल्टा Ng RT होता है। और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, अभी -2 हम लोगों ने सॉल्व की थी। तो क्या करना है, इसमें डेल्टा Ng की जगह बस -2 लिखना है और आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये रिलेशन आएगा DH बराबर DE - 2RT। तो ये अपना आंसर होना चाहिए। अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है DH बराबर DE + 2RT, तो ये हो नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे माइनस का साइन होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया है DE बराबर DH + 2RT, तो यहाँ पे DH था हमारा, यहाँ DE था। अगर यहाँ से DE कैलकुलेट करना हो तो 2RT को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग। DE बराबर होगा DH + 2RT, या फिर अगर ये दिया हुआ होता तो ये भी सही होता। तो ये अपना इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन, जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे जो हमने कंपटीशन के जो क्वेश्चंस पढ़े थे उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये तो इसका आंसर है कि जो कंपटीशन के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर क्या होंगे वो हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। ये इस एग्जाम में पूछा हुआ था। पहला ऑप्शन था कैलोरी, दूसरा किलो कैलोरी, किलो जूल और चौथा ऑप्शन है वॉट। तो देखिए ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा की ये सारी इकाइयाँ हो सकती हैं। कैलोरी में हम लिख सकते हैं ऊर्जा को, किलो कैलोरी में भी लिख सकते हैं और किलो जूल में भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो मात्रक है या ये जो इकाई है वो ऊर्जा की इकाई नहीं होती है। ऊष्मा की भी ये इकाई नहीं है, ये शक्ति की इकाई होती है। तो जो नहीं है वो ये है और ये अपना करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, एक समदाबी प्रक्रम अर्थात अभिक्रिया जो स्थिर दाब पर संपन्न होती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें असत्य कथन 3 ऑप्शन सही है, एक जो गलत है उसको हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए समदाबी प्रक्रम में हमने पढ़ा था कि डेल्टा P = 0 होता है, यानी कि ये सही है। डेल्टा H बराबर डेल्टा E + P डेल्टा B, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो ये वैल्यू भी सही हो जाएगी। डेल्टा H बराबर डेल्टा E + P डेल्टा B। अब डेल्टा H बराबर QP, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर यहाँ QB होता तो वो डेल्टा E के हो जाता, लेकिन स्थिर दाब पर जो ऊष्मा है वो एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है, यानी कि ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब इसमें जो ये गलत ऑप्शन है वो है ये, और ये अपना यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डेल्टा H बराबर P डेल्टा V, ये समदाबी प्रक्रम के लिए गलत है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया। कंपटीशन में आने वाले और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में आने वाले क्वेश्चंस को हम लोगों ने बीच में इसमें डिस्कस कर लिया। तो यहाँ तक ये था आपका थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर। आगे हम आपके लिए हीट कैपेसिटी, जूल का नियम और जूल थॉमसन गुणांक, उससे आगे के टॉपिक्स और उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।